सो आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव। एक बार कंफर्म करोगे क्या? ओ भाई लोग, ओ भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग। यस, यस, वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट मजा आ गया भाई साहब। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन सेशन, जिधर अपन आज फटाफट से क्या करेंगे, इंडेस 38 एंड इंडेस 40 का धुआंधार, धमाकेदार, जोरदार रिवीजन करेंगे, है ना। हेलो हिताली, हेलो ऐश्वर्या, हेलो दानिश, हेलो अर्शद, हेलो नमिता, हेलो एवरीवन। वेलकम 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 टू दिस सेशन। तो आज अपना टारगेट क्या रहेगा? दो इंडेस 38 40, ठीक है। अच्छा, उसके पहले जो भी आ चुके लाइव एक बार देख लो फटाफट से। मेरा एक बैच चालू एग्जाम ओरिएंटेड वाला। तो अगर आपका अटेम्प्ट आता है मई 23 नवंबर 23 ऑनवर्ड्स वगैरह, और आपको एफआर में दिक्कत है, तो यू कैन कंसिडर दिस बैच, जहां हम 170 आवर्स में पूरा एफआर कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच का अभी लाइव तो चालू हो चुका है, लेकिन रिकॉर्डेड ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप ये बैच को एनरोल कर सकते हो अगर आपको एफआर में कोई भी दिक्कत है तो। चलो, अरशद कहता है अच्छे दिख रहे हो सर। अरशद और मेरे बीच में काफी कोजी सा एक मूवमेंट बन चुका है। एनीवेज, चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग 38 एंड 40। मैं बता दूं फ्लो कैसा रहेगा। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट नहीं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंडेस 38 के सारे जो कंसेप्ट्स है, सारे जो कंसेप्ट्स है उसको फटाफट से धुआंधार तरीके से रिवाइज करेंगे। यहां फोकस रिवीजन पे रहेगा, मतलब पहली बार पढ़ रखा है तो मजा आ जाएगा एकदम ही तुमको, और मेरे से पढ़ रखा है तो एकदम ही भयंकर मजा आ जाएगा। दानिश बोलता है क्यूट लग रहा हो। ए, क्यूट नहीं बोलने का। हाँ, एनीवेज, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम उसको भी फटाफट से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। यहां मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज फिर वो रिवीजन का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में हम चैप्टर को रिवाइज करें, ताकि आप बार 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 क्यूमुलेटिवली इसको देखोगे तो आपका सब्जेक्ट ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। चलो, हेलो संकेत, हेलो भावना, हेलो नितिन, हेलो एवरीवन। अगर लाइव आ चुके तो लाइक कर देना भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बाद देख रहे हो तो पाप लगेगा भाई साहब, ठीक है। चलो, एनीवेज, सेम अपन 38 के लिए करेंगे, सेम अपन 40 के लिए करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले इंडेक्स का नंबर क्या था? 38। नाम था इंटेंजिबल असेट्स। अगर अपन देखें इंटेंजिबल असेट्स में पढ़ने वाली चीजें कौन सी, तो अपन ने ऑफकोर्स चार्ट ड्रॉ किया था, जो चार्ट में टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 2-3 चैप्टर का चार्ट साथ में डाल दूंगा मैं। तो चार्ट के अंदर अपने को मालूम पड़ता है पढ़ना क्या क्या था। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर? डेफिनेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलता है चार चीजें। सबसे पहला, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल? कोई भी इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल तब होता है जब या तो वो सेपरेटली सेल हो सके, या फिर इट अराइजेस फ्रॉम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर जाएगा तो वो रहेगा आइडेंटिफाइबल। उसके बाद बोलता है नॉन मॉनिटरी असेट, मतलब इट इज नॉट रियलाइजेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स। लेमन टर्म में बताऊं तो इनटेंजिबल जितने वैल्यू पे दिख रहा है एग्जैक्टली उतना पैसा आपको किसी ने प्रॉमिस नहीं किया कैश में देने के लिए, नॉन मॉनिटरी असेट। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस समझता है, हेल्ड फॉर यूज समझता है, ठीक है। उसके बाद एक गाइडेंस दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, एक एलिमेंट के अंदर दोनों कंपोनेंट है, टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल भी है। तो ऐसे केस में हम उस आइटम को क्या ट्रीट करें, 38 में या 16 में? तो बोलते जैसे अपन ने सॉफ्टवेयर परचेज किया, सीडी में आया, तो उस केस में आपने जो मेजर पैसा दिया वो सॉफ्टवेयर के लिए दिया, तो हमको देखना है विच इज द मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट, बराबर। तो उस केस में सॉफ्टवेयर के लिए आपने पैसा दिया तो अपन इंटेंजिबल ट्रीट करेंगे। वेरी गुड आंसर। उसके अलावा अगर हम जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन हम यहाँ मेजर पैसा कंप्यूटर के लिए पे कर रहे हैं, इसलिए हम क्या ट्रीट करेंगे उसको? टेंजिबल एसेट। तो इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सीडी हम ट्रीट करेंगे इंटेंजिबल, बिकॉज मेजर पैसा सॉफ्टवेयर के लिए अपन ने दिया हुआ होता है, ठीक है। वेरी गुड ओमकार, अर्षद, गरिमा, हिताली, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आएगा अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। जब अपन इंटेंजिबल की बात करेंगे तो इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट 3 क्राइटेरिया है। डेफिनेशन मीट करना चाहिए, एफईबी होना चाहिए, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जब वो बोलता है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो इसलिए वो आगे बोलता है इनिशियल मेजरमेंट किस पे करेंगे। तो मेजरमेंट के अंदर 2 होता है, इनिशियल, सब्सिक्वेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट विल ऑलवेज बी डन एट कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होगी तो देखना पड़ेगा आपने असेट एक्वायर कैसे किया है। अगर आपने असेट परचेज करा है तो कॉस्ट क्या होगी? इट इज सेम लाइक 16, सिर्फ डीकमिशनिंग नहीं आएगा। अभी आपने 16 पढ़ा है तो 38 के रिवीजन में टाइम सेव हो जाएगा, बट फिर भी फटाफट से मैं रिपीट कर दूंगा। कॉस्ट में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स एट नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एट ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। यहां डीकमिशनिंग नहीं आएगा, क्यों? अबे जब फिजिकल सब्सटेंस इसके अंदर है ही नहीं तो क्या तो गाड़ेगा और क्या तो निकालेगा, बराबर। तो डीकमिशनिंग का कोई प्रेजेंट वैल्यू का यहां बात किया हो गया नहीं है। उसके बाद डिफर्ड कंसिडरेशन का मतलब वो सेम वाला पॉइंट याद है, मैं क्रोमा गया लैपटॉप लेने को तो उसने बोला कि 2 लाख रुपए का, मैंने बोला पैसा दूंगा 1 ईयर के बाद, तो उसने बोला कि 2 लाख नहीं 2,20,000 लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहा है वो इंटरेस्ट के लिए चार्ज कर रहा है, ऐसा। डन। उसके बाद अगर आपने एसेट एक्सचेंज में एक्वायर करा है तो अगेन वो सेम लाइक 16 में अपन ने क्या देखा था? 3 प्रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड। सेकंड प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड
थर्ड प्रेफरेंस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, बराबर। ये तीन प्रेफरेंस कौन से एसेट के लिए? इनकमिंग एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए। बाहर जाने वाला एसेट कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, एक चीज। सेकंड चीज, इफ द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो उसमें एक ही प्रेफरेंस है, वो है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। कहानी खत्म। वेरी गुड राधा, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं अपन। उसके बाद आएगा, अगर आपने एसेट गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया है तो फिर अकाउंटिंग एज पर इंड एस 20 रहेगा, सिंपल। अब आते हैं काम की बात, जो है एसेट एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई भी इंटेंजिबल एक्वायर किया है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में पता है 4 पॉइंट है, अपन ने नोटबुक में एग्जांपल भी किया था, बट अपन डायरेक्टली 4 पॉइंट देख सकते हैं। सबसे पहला, जो भी आपको इंटेंजिबल बिजनेस कॉम्बिनेशन में आता है उसको आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? सबसे पहला फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। दूसरा, जो भी इंटेंजिबल, ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाले के बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, क्यों? क्योंकि कुछ इंटेंजिबल अगर सेल्फ जनरेट किए तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा इंटेंजिबल है कस्टमर डेटाबेस, जो सामने वाले के बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, बिकॉज उसके लिए वो था इंटरनली जनरेटेड। बट जब मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूं तो एक कस्टमर डेटाबेस भी मैं परचेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये परचेस्ड इंटेंजिबल हो गया ना, तो मैं तो इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, बराबर, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, इफ इंटेंजिबल्स आर नॉट सेपरेबल, है ना, देन रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल विद गुडविल। मतलब जो भी आप एक्सेस वगैरह पे करते हो, ओवर एंड अबव नेट एसेट जो भी आप पे करते हो, सपोज आपने पीसी पे किया 10 लाख रुपीस, नेट एसेट आपको मिले 8 लाख रुपीस के, तो जो भी आपने एक्सेस पे किया वो गुड में जाना चाहिए, बराबर। चौथा, कभी कभी क्या होता है, कोई दो इंटेंजिबल साथ में मिलके ही डेफिनेशन मीट करते हैं या साथ में मिलके ही बाजार में बिक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगो और टैगलाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लोगो है एफआर विद एक और टैगलाइन है एफआर मेडी जी विद एक, ऐसा फॉर एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो अगर मुझे ये चीज बेचनी है बाजार में तो ये अलग अलग नहीं बिकती है, साथ में ही बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में आप दोनों इंटेंजिबल को साथ में इकट्ठा ही रिकॉर्ड करोगे, अलग अलग आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिंपल। उसके बाद अपना आएगा नोट नंबर 5, अगर आपने कोई भी इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट किया है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सबसे पहले अगर आपने जो इंटरनली जनरेट किया अगर वो गुडविल है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज गुडविल ना ही आइडेंटिफाइबल है, ना ही वो आपका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा, बिकॉज इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट कैनॉट बी मेजर्ड रिलायबली, पहली चीज। दूसरा चीज, अदर देन गुडविल, बराबर। तो जब अदर देन गुडविल अगर आप कुछ भी जनरेट करते हो तो आप हर खर्चे को 2 फेज में डिवाइड करोगे। पहला खर्चा रिसर्च फेज, रिसर्च फेज में आपका आउटकम श्योर नहीं होता है, इसलिए सारा खर्चा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा खर्चा डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज में जितना भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। अब सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है कैपिटलाइज करने के लिए? तो स्टैंडर्ड बोलता है जब वो 6 कंडीशन मीट करेगा तो हम मानेंगे डेवलपमेंट फेज एज बिगन। अब वो 6 कंडीशन कौन सी है? सबसे पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, तीसरा एबिलिटी टू यूज अ सेल द इंटेंजिबल होना चाहिए, चौथा एफईबी कैसे जनरेट करेगा वो बताओ, और उसके बाद आपको वो चीज कंप्लीट करने के लिए डू यू हैव एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और आखिरी में बोलता है रिलायबली मेजर द एक्सपेंडिचर। इसको मैंने याद रखने का ट्रिक बताया था। ये 6 कंडीशन में से 2 कंडीशन तो है रिकग्निशन क्राइटेरिया, 2 कंडीशन है कंप्लीशन को लेकर, कंप्लीशन, और बाकी 2 कंडीशन ए से शुरू होती है, एबिलिटी और अवेलेबिलिटी। याद कैसे भी रखो, आपकी मर्जी है। आगे उसके बाद जब भी आप डेवलपमेंट फेज में चले गए तो कौन सा खर्चा कैपिटलाइज करेंगे? सिर्फ जितना भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वो सब कैपिटलाइज करेंगे, बराबर, ध्यान रखना। उसमें खर्चे क्या क्या इंक्लूडेड है वो दिए हुए हैं। अब आता है कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहला, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आपको समझ नहीं रहा है कौन से फेज में हो, रिसर्च में कि डेवलपमेंट में, तो हमेशा रिसर्च फेज ट्रीट करना, पहली चीज। सेकेंड चीज, कुछ आइटम्स अगर वो इंटरनली जनरेट हुए, कुछ आइटम्स अगर वो आपने इंटरनली जनरेट किए तो आप उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इफ दे आर इंटरनली जनरेटेड। एग्जांपल है ब्रांड्स, कस्टमर डेटाबेस, पब्लिशिंग टाइटल्स, मास्ट हेड्स। सर ये दो क्या होता है? जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के टैगलाइंस, हेडलाइंस होती है वो होता है, बराबर। इंटरनली जनरेट किया, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। उसके अलावा अगर आपने किसी और का R&D प्रोजेक्ट एक्वायर किया, एक तो होता है R&D खुद करा और एक होता है किसी और का R&D एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर्ड वाला R&D आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज एन इंटेंजिबल इफ द डेफिनेशन इज मेट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज था, अगर आपने किसी और का R&D परचेज किया तब तो आप कैपिटलाइज करोगे, लेकिन किसी और का रिसर्च प्रोजेक्ट खरीदने के बाद आपने खुद उस प्रोजेक्ट पे और रिसर्च करी तो खुद का किया गया रिसर्च प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और खुद का किया गया डेवलपमेंट ही सिर्फ कैपिटलाइज होएगा। ये अपन क्लास में डिस्कस किया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना कौन सा मेजरमेंट था? दिस वाज आवर इनिशियल मेजरमेंट, इट वाज वेरी मच सिमिलर टू इंड एस 16, बस 2 चीजें नई थी, एक था बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट और एक था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाला पॉइंट। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड, राधा, ऐश्वर्या, गरिमा, अर्शद, हेताली, ओमकार, राहुल एकदम ऑन पॉइंट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड विपुल, ठीक है। अब अपन किसका बात करेंगे? नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट
मेजरमेंट। जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आएगी तो हमारे को स्टैंडर्ड ने 2 मॉडल दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कॉस्ट मॉडल, दूसरा दिया हुआ है रीवैल्यूएशन मॉडल, सेम लाइक पीपी। अब इसमें मैक्सिमम बातें सेम है, एक्सेप्ट यहां बोलता है कि अगर आपको ये मॉडल यूज करना है तो एक्टिव मार्केट का आपको फेयर वैल्यू लगेगा, बराबर ध्यान रखना। और ये कंडीशन इंडेक्स 16 में नहीं थी। उसके अलावा रीवैल्यूएशन मॉडल के 5 पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन सेम, कि अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो साल में एक बार करो, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस 3 से 5 साल में एक बार करो। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन सेम लाइक 16, अगेन 2 मेथड है, या तो एलिमिनेट कर दो या फिर मत करो। तीसरा, इसमें एक चेंज है, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। ये भी था इंडेक्स 16 में, एक एक्सेप्शन एक्स्ट्रा है इसके अंदर। वो बोलता है सपोज आपके पास एक क्लास ऑफ असेट है जिस पे आपको फॉलो करना है रीवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन उस 5 सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर के आपके पास एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं है। तो उस केस में जिस सॉफ्टवेयर की एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर के लिए आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो, और बाकी सब में आपको बाय डिफॉल्ट रीवैल्यूएशन मॉडल ही यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर पांचों के पांचों की एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू होती तो आपको ये बाइफिकेशन अलाउड नहीं था, उस केस में पांचों के लिए आपको सेम मॉडल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, परफेक्ट। उसके बाद चौथा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गेन लॉस। वही है, पहली बार गेन आया तो ओसीआई, अगली पहली बार लॉस आया तो पीएनएल, सब्सिक्वेंट आया तो देखना पड़ेगा पहले का क्या था, अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। अभी गेन पहले गेन तो ये वाला गेन ओसीआई, अभी गेन पहले लॉस तो पहले इस गेन को लॉस से एडजस्ट करो, मतलब पहले इस गेन को टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, बैलेंस जो भी गेन है वो ओसीआई में जाएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस की बात करेंगे, अगर अभी लॉस और पहले लॉस तो ये वाला लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर अभी लॉस हुआ है पहले गेन था तो पहले इस लॉस को गेन से एडजस्ट करो, मतलब पहले जितना प्रीवियस गेन था उतना लॉस आप ओसीआई में डालोगे, बैलेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड आंसर। उसके बाद जितना भी आप गेन बुक करते हुए चल रहे हो ओसीआई में, वो गेन ओसीआई से निकलकर अदर इक्विटी में क्या होता है, अक्यूमुलेट होता हुआ चलता है। तो ये सरप्लस को हम आरई में ट्रांसफर कब करेंगे, रिटेन अर्निंग्स में कब ट्रांसफर करेंगे, तो जब तो आप तो इंटेंजिबल है तो बेच दोगे, लाइफ खत्म हो जाएगी, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक और केस है, एक्सेस डेप्रीसिएशन था जैसे 16 में, वैसे यहां एक्सेस एमोटाइजेशन। जब भी आप गेन बुक करते हो तो आपका कैरिंग अमाउंट बढ़ता है तो आपका डेप्रीसिएशन भी बढ़ता है, तो वो जितना भी एक्सेस डेप्रीसिएशन आप चाहो तो सरप्लस से निकालकर आरई में ट्रांसफर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, कंपनी ने चूज किया तो ही करना। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है अपना 4th पॉइंट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। एक बार आप इंटेंजिबल खरीद लो, उसके बाद आपने उस पर खर्चे किए, तो नॉर्मली स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसे खर्चे का कोई एफई भी नहीं है इन केस ऑफ इंटेंजिबल, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन किया था कि कभी कभी क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी इंक्रीज करवाते हैं, तो उस केस में तो अपने को मिल रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उस केस में यू कैन कैपिटलाइज दैट वैलिडिटी एक्सटेंशन वाला खर्चा। उसके अलावा कुछ एक्सपेंडिचर, मैंने कसम खिलवाई थी मर जाएंगे मिट जाएंगे लुट जाएंगे, लेकिन कभी भी इंटेंजिबल नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक्सपेंस में जाएगा। वो कौन से खर्चे, रिसर्च खुद का किया तो, स्टार्टअप, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, रीलोकेशन वाले खर्चे। उसके बाद एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन में अगेन सेम चीज है, मेथड कौन सा रहेगा, 3 एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें भी मेथड रेवेन्यू जितना कम है उसके बेस पे इट इज इनअप्रोप्रिएट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी इंटेंजिबल की लाइफ ही रेवेन्यू पे डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको टोल का लाइसेंस दिया और बोला इसकी लाइफ कितनी, जब तक आप 50 सीआर का टोल कलेक्ट ना कर लो तब तक लाइसेंस आपका। तो मैं बोलूं जितना आप कलेक्शन करोगे, जितना आप रेवेन्यू कमाओगे, उतनी इसकी लाइफ खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, इन रेयर केसेस वेयर रेवेन्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर, मतलब जहां इंटेंजिबल की लाइफ रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, उस केस में रेवेन्यू वाला एमोटाइजेशन चलेगा, बाकी केसेस में नहीं चलेगा। उसके अलावा आएगा एमोटाइजेशन मेथड, चालू कब करेंगे, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, बंद कब करेंगे, या तो 105 में चला गया तब, या फिर असेट को आपने बेच दिया या लाइफ खत्म हो गई तब। उसके अलावा एमोटाइजेबल अमाउंट मैक्सिमम रहेगा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, क्लियर। उसके बाद आएगा अपना रेसिडुअल वैल्यू, नॉर्मली वो बोलता है इट इज अज्यूम टू बी जीरो, बिकॉज इंटेंजिबल कोई सब्सटेंस नहीं है, तो नॉर्मली वी अज्यूम टू बी जीरो अनलेस देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी, मतलब आपको किसी थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दिया है कि वो कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद एक स्पेसिफिक स्क्रैप वैल्यू में आपसे वो परचेस कर लेगा, या फिर इंटेंजिबल को बेचने का कोई एक्टिव मार्केट है जिधर वो स्क्रैप में बिकता है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी सिनारियो है तो ही रेसिडुअल वैल्यू आपको अमाउंट मान सकते हो, वरना आपको उसको क्या मानना है, जीरो ही मानना है, बराबर। उसके बाद 8th पॉइंट, यूजफुल लाइफ। इंटेंजिबल की अगर यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है तो उसको आप एमोटाइज नहीं करते हो, आप उसको सिर्फ इंपेयरमेंट के लिए एनुअली टेस्ट करते हो, और अगर लाइफ फाइनाइट है तो उसको आप एमोटाइज करते हो। अब लाइफ के ऊपर यहां 2 और पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट वो बोलता है यूजफुल लाइफ शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट मे बी शॉर्टर। इसका मतलब क्या है, सपोज आपकी लाइसेंस है 4G का, उसकी वैलिडिटी 40 ईयर्स है, लेकिन अब क्योंकि 5G आने वाला है तो यू फील कि इसका बेनिफिट आपको सिर्फ 10 साल तक मिल सकता है, तो ऐसे केस में आपके लिए 4G लाइसेंस की लाइफ 40 नहीं 10 ईयर्स होगी, बिकॉज आपको लगता है कि आपको 10 ईयर्स में बेनिफिट मिलने वाला
है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया और रिन्यूअल ऑप्शन दिया कि जब 10 साल खत्म होंगे तो रिन्यू कर लेना, ऑप्शन टू रिन्यू फॉर अनदर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ऐसे केस में रिन्यूअल वाला जो पीरियड है उसको हम डे 1 से लाइफ के अंदर इंक्लूड करें या ना करें। तो वो बोलता है अगर आपके पास एविडेंस है कि आप रिन्यू करोगे, सेकंड रिन्यूअल की सारी कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे, एंड कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, तो उस केस में आप रिन्यूअल पीरियड को गिन सकते हो, वरना गिनने का जरूरत नहीं है। बराबर, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अगर कंपनी को लगता है कि वो रिन्यू करेगा तो गिन लेना, वरना गिनने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा 9 पॉइंट इज एनुअल रिव्यू एज पर इंड AS 8, एमोटाइजेशन मेथड, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, सबको रिव्यू करने का, चेंज हुआ तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करने का, कुछ भी इंपेयरमेंट रहेगा तो एज पर 36 चेक करेंगे। उसके अलावा आता है डी रिकग्निशन, अगर आपने असेट बेचा या फिर आपको लगता है कि लाइफ नहीं बची है तो डी रिकग्नाइज कर देना, गेन लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, गेन हुआ तो अदर इनकम में जाना चाहिए। इसी के साथ इसका अपन ने क्या कर दिया, स्वाहा कर दिया। स्वाहा मतलब 38 का अपन ने कंसेप्ट का कर दिया गो गोवा गॉन, सरका दिया इसको। एक बार इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन वो वाला गाना गाएंगे, सर से चुनरी सरक, हाँ वो वाला। चलो इसको सरका दिया अपन ने, ठीक है। ए हे रहा नहीं जाता, करे क्या आगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन करो सर मालिक, क्वेश्चन करो, ठीक है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, जब भी आप एक बात ध्यान रखना, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस विच विल अराइज। पहला सिचुएशन, आपको कोई पॉइंट 100% याद आ गया, वेरी गुड, लेकिन जो पॉइंट आपको रिकॉल नहीं होता है आपको उस पॉइंट को स्टार मार्क करके ले लेना चाहिए कि सपोज मेरे को ये पॉइंट रिकॉल नहीं हुआ, स्टार मार दिया। इससे फायदा क्या हुआ, जब भी आप खुद पढ़ने बैठोगे बाद में तो आपको मालूम है कि आउट ऑफ दीज 10 कंसेप्ट मुझे से 2 कंसेप्ट रिकॉल नहीं हुए थे, तो मैं सिर्फ वो 2 कंसेप्ट पढ़ूंगा, बाकी 8 तो मुझे रिकॉल हो गए थे, मैं क्यों पढ़ूं बाद में वापस से। तो रिविजन का मेन मोटिव ये नहीं है कि अपने चेक करे कितना याद आ रहा है, मेन ये है कि चेक करे कौन सा याद नहीं आ रहा है और वो मार्क करके ले, है ना, तो मजा आएगा, ठीक है। चलो, बाकी अगर इसमें से आपको 40-50% भी रिकॉल हो गई चीज एक बार पढ़ने के बावजूद तो मजा आ गया भाई साहब। जो रिकॉल नहीं हुआ मार्क कर लेना, जिसको काफी रिकॉल हुआ वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ओके। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या था, वो बोलता है हमने एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा किस तरीके से किया है, तो वो बोलता है हमने टोटल पेमेंट 8 लाख का किया है, उसमें से 7 लाख करंट ईयर का पेमेंट है और 1 लाख नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है। तो जब भी आप नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करते हो तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंटेंजिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रीपेड तो हो सकता है ना यार। तो इसको पता अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये प्रीपेड के नेचर वाला आइटम है। आपको दिखाता हूं मैं कैसे किया था अपन ने। ये देखो कि जैसे पेमेंट अपन ने किया 8 लाख रुपए का, बराबर, इसमें 7 लाख है करंट ईयर का और 1 लाख नेक्स्ट ईयर का। तो जो नेक्स्ट ईयर का उसको अपन ने प्रीपेड दिखाया, देखो इंटेंजिबल नहीं दिखा रहे, प्रीपेड दिखा रहे, वो चलता है। और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो अपन ने 1 लाख को रिवर्स कर देंगे, बस इतना ही था। और अगले साल अपन ने 4 लाख का और खर्चा किया, तो खर्चा किया तो एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया। एडवर्टाइजमेंट को इंटेंजिबल नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, बाकी सब सेम था। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3, सिंपल। उसके बाद अगर अपन आएंगे तो अपन ने एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिधर अपने को एक्सचेंज बोलता है ना, असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में यहाँ दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था और तीनों केसेस कवर किए थे, बराबर। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने सबसे पहले देखा था कि सन ने एक्वायर क्या किया, आउटगो क्या हो गया, अर्थ ने एक्वायर क्या किया, आउटगोइंग क्या हो गया। फिर अपन ने पहले कंडीशन लिख दी कि 38 के हिसाब से 3 ये कंडीशन है। अब अपन ने हर एक सिनेरियो को इवैल्यूएट किया कि जैसे पहला केस है तो पहले आपके पास गिवन अप की फेयर वैल्यू है क्या, है तो उस पर रिकॉर्ड कर लो, नहीं है तो फिर अपन दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। ऐसे करके अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्चुअल है तो अपने को ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको मैंने हिंट क्या दी थी कि एक एक कंपनी को एक टाइम पे करना, जैसे सन का करो तो पहले सन का कर लो, फिर अर्थ पे जाओ बाद में, पूरा 3 केस करने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करके लेना, इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आएगा आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसके पास भी एडिशन 5 है, थोड़ा आईसीआई ने डेट्स में थोड़ा चेंज कर रखा है इसके अंदर, तो वो आप ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। बाकी क्या बोलता है देख लेते एक बार। तो क्वेश्चन में यही था कि पहला फेज रिसर्च है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये वाला कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपिटलाइज किया मतलब इंटेंजिबल दिख रहा है 900 के ऊपर, आपको दिया हुआ रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ थोड़ा 36 का भी ज्ञान काम आता है। तो अगर कैरिंग अमाउंट आपका 900 है, रिकवरेबल 1000 है, मतलब ज्यादा रिकवर करने वाले हो तो कोई इंपेयरमेंट नहीं था, बराबर। उसके बाद बोलता है मैंने वापस से डेवलपमेंट फेज में और 6000 किया, तो टोटल कैपिटलाइज कितना हो गया, टोटल कैपिटलाइज अपना हो गया 6900, मैं आपको दिखाता हूं इधर, बराबर, कितना हो गया 6900 हो गया आपके लिए। उसके बाद
हमने बोला कि भाई इस साल तो हो गया, फिर बोलता है एक साल आप यूज करोगे, अवेलेबल फॉर यूज इस दिन से हो गया, तो आपने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, एक साल आपने एमोटाइज किया, आपकी वैल्यू इतनी बची। अब इस दिन का आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ था, तो मैंने बोला कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, मतलब जितना आपको कैरिंग दिख रहा उतना आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करा और रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपको मिल गई। बस हर साल में यही पूछा था कि कैरिंग अमाउंट बताओ और प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा वो बताओ, तो अपन इनको निकाल के दिया था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन, ये क्वेश्चन भी अच्छा करके जाना। उसके बाद जो और अच्छा क्वेश्चन अपने लिए आता है इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूँ मेन, जो सिंपल सिंपल है वो तो आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले में आता है ये इलस्ट्रेशन नंबर 27, एडिशन 5 में ये एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा और यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 27 दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, वो बोलता है हमने पूरे साल भर में 18 लाख का खर्चा किया और कंपनी ने बेवकूफों की तरह, येडी की तरह पूरा 18 लाख कैपिटलाइज कर दिया। अब गलती हो गई, पता है क्यों? क्योंकि वो बोलता है 18 लाख 12 मंथ्स का खर्चा था, इसमें से 2 महीना चला है रिसर्च और 10 महीना चला है डेवलपमेंट, 2 महीना चला है रिसर्च, 10 महीना चला है डेवलपमेंट। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लो, 2 महीना था पहले रिसर्च फेज वाला, 10 महीना डेवलपमेंट। तो अपने को ये नहीं पता है रिसर्च में खर्चा कितना किया, तो हमने प्रोपोर्शनल निकाला, अज्यूम किया कि पूरे साल में खर्चा इक्वली हुआ है, तो जो पहले 2 महीने वाला खर्चा है वो रिसर्च में जाना चाहिए, बाकी डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना दिखना चाहिए? 15 लाख। अब इस क्वेश्चन में ये भी था कि रिकवरेबल दिया हुआ 9,60,000, तो इंपेयरमेंट लॉस भी आना चाहिए 5,40,000 का, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा आपका? 9,60,000 बचेगा। इसका मतलब आपका जो इंटेंजिबल 18 लाख पे दिख रहा था कंपनी के हिसाब से, वो 18 लाख से गिर के 960 पे आ जाना चाहिए। तो हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी, जहां रिसर्च का खर्चा ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, इंपेयरमेंट लॉस बुक किया और उतने वैल्यू से इंटेंजिबल गिरा दिया। तो जैसे ही आप 18 लाख के इंटेंजिबल को 8,40,000 से गिरा देते हो तो 960 पे आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये मॉड्यूल के अंदर अगर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर अपन आएंगे तो हाँ, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके एडिशन 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो रिवीजन में जानबूझ के मैं ना एडिशन 5 वालों का भी ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं चाहता कि आप वापस से स्पेंड करो पैसा एडिशन से खरीदने में, जरूरत नहीं है उसकी, बराबर। तो क्यों फालतू में अपन नया खरीदे ना किताब, तो इसलिए मैंने रेफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन 5 फॉर एडिशन 5 है ये, और क्वेश्चन 3 है एडिशन 6 का। अब इसमें बोलता क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से। अपने को है ना इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक्सट्रैक्ट बना के देना था कि मेरे इंटेंजिबल्स कौन से वैल्यू पे दिखेंगे। तो हर एक केस में एक एक इंटेंजिबल अराइज होता है। अब पहले केस में गुडविल अराइज होता है, गुडविल की इन्होंने लाइफ दे रखी है, मेरे को लाइफ से फर्क नहीं पड़ता, गुडविल इज नेवर एमोटाइज्ड, इट इज ओनली टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, बराबर। तो गुडविल जितना था उतने पे दिखेगा। सेकंड इन्होंने बोला है कि हमने 4th में को एक और ये इंटेंजिबल एक्वायर किया, फ्रेंचाइज। अब भले ही 4th में को एक्वायर किया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, तो मैंने स्टार मार्क भी करवाया था कि इस क्वेश्चन में कंपनी फॉलो करती है कि आप फर्स्ट ईयर में कभी भी खरीदो फर्क नहीं पड़ता है, आप पूरे साल एमोटाइज करोगे, बराबर। तो इन्होंने 80 लाख में परचेस किया है, भले ही 4th में को परचेस किया है, हम एमोटाइज पूरा 12 महीना करेंगे, तो 1 साल का एमोटाइजेशन आपको चार्ज करना है। अच्छा, 80 में परचेस तो किया है, लेकिन वो बोलता है हम 2% रेवेन्यू का हर साल पे करेंगे, तो ये एज एंड व्हेन आप पे करोगे ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट बोलता है कॉपीराइट अराइज हुआ है 2,50,000 का, ये कैपिटलाइज कर देना। इसमें ये भी बोला है कि हमने 7 लाख भी खर्चा इंकर किया है किसी और को हराने के लिए लीगल कॉस्ट में, तो ये भाई ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन वाला खर्चा है वो कैपिटलाइज होएगा 2,50,000 का, दैट्स इट। तो अपन ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, अगर आपको याद रहेगा तो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह बना के अपन ने एकदम बढ़िया सॉल्व किया था कि मेरा इंटेंजिबल गुडविल है इतना, एमोटाइज नहीं होएगा, फ्रेंचाइज इतना, 1 साल एमोटाइजेशन, कॉपीराइट इतना, 1 साल एमोटाइजेशन, इतना इतना वैल्यू बचेगा। 2 वर्किंग नोट भी दिया था कि कंपनी विल फॉलो फुल ईयर ऑफ एमोटाइजेशन, और दूसरा गुडविल एमोटाइज नहीं होता है, सब वर्किंग भी दिया, और अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का अपन इसको एब्स्ट्रैक्ट बना के प्रेजेंट करके दे दिया। मजा आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको करके जाना चाहिए। और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एडिशन 5 में आपको शायद ना दिखे, लेकिन चिंता मत करो, मैं एक एडिशनल क्वेश्चन की लिस्ट रिलीज करने वाला हूँ इन फ्यू डेज, तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी से यहाँ देख लो इस क्वेश्चन में था क्या। इस क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास एक इंटेंजिबल था 12 लाख रुपए का, और वो बोलता है कि हमको किसी पार्टी ने कमिटमेंट दिया है कि हम आपसे 60% ऑफ द फेयर वैल्यू में ये इंटेंजिबल खरीद लेंगे 5 साल के बाद। मतलब मैं बोलूं, याद है आपको एक पॉइंट आपने डिस्कस किया था रेसिडुअल वैल्यू वाला, नॉर्मली अज्यूम टू बी 0 अनलेस देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी। तो यहां थर्ड पार्टी ने कमिट दिया है कि हम 5 साल के बाद 60% में परचेस कर लेंगे, और कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि वो 5 साल के बाद बेच के निकल जाएगा। तो ऐसे केस में इसकी लाइफ 5 साल ही मानना,
जो भी दूसरे लाइफ दी रहेगी ना 15 मानना मत, बिकॉज कंपनी के एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल ही यूज करेगा, एक्सपेक्टेशन कंसिडर करते हैं अपन, यस। तो इस केस में आरवी कितनी हो जाएगी, जो भी आपका वैल्यू है उसका 60% आरवी हो जाएगा, लाइफ 5 ईयर्स हो जाएगा, बराबर, बिकॉज यू एक्सपेक्ट बेनिफिट्स ओनली इन 5 ईयर्स। आपका एनुअल एमोर्टाइजेशन कितना रहेगा, तो बेवकूफों की तरह 12 डिवाइड बाय 5 मत करना, माइनस आरवी करना मत भूलना, बस दैट्स इट, क्लियर, खत्म। ये एक क्वेश्चन है जो आपको देखकर जाना चाहिए। ये आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है, अपनी किताब तो एकदम अपडेटेड लेटेस्ट तक। तो एडिशन 5 वालों टेंशन मत लो, एडिशन 5 वालों के लिए मैं एडिशनल क्वेश्चन की शीट में इसको डाल दूंगा, जो कि अगेन मेरे टेलीग्राम पे आएगी, मेरे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डू ज्वाइन, ठीक है। तो ये अपना हो गया कहानी खत्म 38 का। तो अब मैं पता है एक गाना गा दूं क्या, गा दूं गाना कि भाई साहब सुनना ना, सर से सर से सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक, है ना एकदम, या खत्म, 38 हो गया खत्म। अब अपन 1 मिनट का ब्रीदर ले लेंगे और फिर अपन क्या करेंगे 40 रिवाइज करेंगे। तब तक बता दूं मैं, देखो अभी इतना पढ़ा रहा हूं, प्रचारण तो कर सकता हूं ना मैं, तो एफआर का बैच चाहिए, तो मुझे पता नहीं अब रिवीजन कब देख रहे हो, जब तक रिवीजन देख रहे हो तब तक चाहे फास्ट ट्रैक वगैरह भी आ जाए, फुल कोर्स भी आ जाए। अगर अभी देख रहे हो तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलो 38 किया, अभी अपन कुछ समय के अंदर 40 करेंगे, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जरा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर अपन 40 करेंगे। 40 को भी इसी तरीके से सरका देंगे तो आ जाएगा मजा। चलो पहले ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, समझ रहा है तुम लोगों को, सब रिकॉल हो रहा है क्या? और लाइक नहीं किया ना बेशर्मो, तो लाइक कर देना, फ्री का लाइक तो कर सकते हो ना यार, फ्री का लाइक फ्री का सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना आकाश कंदे के चैनल को, है ना। पल्लवी कहती है हैट्स ऑफ, सिंगना कहती है मजा आ रहा है सर, क्या बात है। देखो मजा तो आता है जब अपने को चीजें थोड़ी थोड़ी याद होती है ना, मजा तो आता है भाई साहब। साक्षी कहते थैंक्स फॉर द सपोर्ट, अरे थैंक यू मत बोलो यार, यस। तब तक मैं वो नोट्स खोल लूँ 40 के। देखो अपन वैसे एक चीज़ अच्छी है, अपन ने क्लास में वो भी अच्छा वगैरह किया है, सब नोट्स वगैरह अच्छे बनाए अपन ने क्लास में ना, जैसे लिख सोल्यूशन वगैरह लिखना वगैरह, अपन एफआर में सॉल्व वगैरह अच्छा किया अपन ने, ठीक है, वो सही हो गया। ये चार्ट भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चार्ट में एक साथ डाल दूंगा, मेरा शायद 16 का ही बाकी डालना, 1 16 38 40 एक साथ में एक पेज पर डाल दूंगा चार्ट, तो सही हो जाएगा। चलो तो नाउ फटाफट से इसको चालू करते, खत्म करते और घर पे जाते, मतलब मैं तो घर पे, आप भी घर पे ही हो, बट जाते घर पे वापस से, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला नंबर कौन सा है, इंडेक्स 40, नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पॉइंट्स पढ़ने वाले कितने, टोटल 10 पॉइंट है पढ़ने वाले अपने पास। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन द पॉइंट फ्रॉम द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में वो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम 40 में कब लाएंगे, जब या तो आपने उस प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखा है टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, या फिर दोनों, बराबर। अच्छा इस केस में, इस इंडेक्स में पीपीई के इन लोग प्यार से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जैसे अपन कैसे गर्लफ्रेंड को प्यार से बाबू चोना कुच्चू पुच्चू बोलते हैं, वैसे इन लोग पीपीई को प्यार से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके अलावा एक एग्जांपल ध्यान रखने वाला है, वो ये है कि जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी इंप्लॉय के रहने के लिए होती है तो उसको 40 ने 16 में क्लासिफाई करना, ठीक है। सर यू टीच वेरी वेल, आई हैव क्लियर्ड माय सीए विद रैंक, आई रिफर्ड मोर देन 15 to 20 स्टूडेंट्स फॉर योर लेक्चर्स। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया, कोई भी आईपी को आप बैलेंस शीट में कब रिकॉर्ड करोगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उसके अलावा मेजरमेंट, अब आएगा मजा, आईपी का मेजरमेंट कैसे होगा, इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज 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 एट कॉस्ट, परचेज किया तो सेम लाइक पीपी, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एड ऑल द डायरेक्टली एटोल्ड एक्सपेंसेस, एक्सचेंज में एक्वायर किया वही सेम चीज़ है, वापस रिपीट नहीं करेंगे, वही 3 प्रेफरेंस है अपने पास। और अगर लीज में एक्वायर किया अपने प्रॉपर्टी को तो उसका अकाउंटिंग 116 में कवर्ड है, तो लीजेस की बात अपन 116 में करेंगे, यहाँ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब होएगा मजा, आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर 16 और 38 क्या बोलते थे, 2 मॉडल, यहां एक ही मॉडल है। आईपी में वो बोलता है ओनली कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू ढूंढेंगे बट ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, और अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये फैक्ट अलोंग विथ रीजन अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अपने पास दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। एक बार आप आईपी परचेस कर लो, उसके बाद कुछ खर्चे इंकर करो, तो उस खर्चे का क्या किया जाए। तो अगर आपने खर्चा किया डे टू डे सर्विसिंग पे तो खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया है तो उस केस में वी विल अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग, नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस। उसके बाद
5th पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, एक प्रॉपर्टी जिसको अपन हेल्ड कर रहे हैं फॉर मोर देन वन पर्पस, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में वो बोल वन पर्पस मतलब क्या, उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा रेंट पे दे रखा है, तो क्या करें उस केस में? तो बोलता है सबसे पहले चेक करो क्या वो दोनों पार्ट सेपरेबल है क्या। जैसे 10 माले का बिल्डिंग है, बराबर 3 माला आप यूज कर रहे हो, 7 फ्लोर्स आपने रेंट पे दे रखा है। मैं बोलूं फ्लोर्स तो आप अलग अलग बेच सकते हो, फ्लोर्स अलग अलग बिकता है, तो ऐसे केस में क्योंकि ये पूरा फ्लोर सेपरेबल है, तो जो 3 फ्लोर यूज कर रहे हो उसको पीपी बोलेंगे, जो बाकी फ्लोर्स आप रेंट पे दे रहे हो उसको आईपी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो दो पार्ट सेपरेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 BHK वाला घर है, 30% आप यूज कर रहे हो, 70% रेंट पे है ना, तो ये नहीं, अभी ये सेपरेबल तो नहीं है, दे आर नॉट सेपरेबल, बिकॉज एक घर तो है ना अपन अलग अलग बेच सकते हैं। तो उस केस में ये मत बोलना कि विच इज द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी देख के मत करना, वो बोलता है हेल्ड फॉर यूज पोर्शन सिग्निफिकेंट है या नहीं। वी हैव टू चेक वेदर द हेल्ड फॉर यूज पोर्शन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। अब सिग्निफिकेंट क्या होता है, डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है वो, लेकिन मैं बोलूं मेरे एग्जांपल में 30% तो यार सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब मेजॉरिटी नहीं होता है, इट डज नॉट मीन मेजॉरिटी, इट मीन्स मटेरियल, मटेरियल है क्या वो। इफ द आंसर इज यस, आपको लगता है 30% सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में पूरी प्रॉपर्टी आप पीपी बोलोगे, लेकिन 30% आपको सिग्निफिकेंट नहीं लगता है तो आप बोलोगे पूरी प्रॉपर्टी आईपी। अब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यस छवि, वो पीपीपी हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज, अगर प्रॉपर्टी के साथ कोई और सर्विस दी, आपको याद है जैसे वो आदेश ने मयंक को ओयो दिया था रेंट पे, बराबर, तो ऐसे केस में मतलब पूरा होटल चलाने दिया था मयंक को, तो ऐसे केस में लेकिन आदेश ने जब होटल दिया तो मयंक को ये बोला कि सिक्योरिटी में ही खड़ा रहूंगा, आदेश ने ऐसा बोला, मतलब होटल दिया, होटल के साथ सिक्योरिटी सर्विस दिया, उसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज। अब यहाँ एक सिंगल छोटी सी सर्विस दी, तो इधर सर्विस इज इनसिग्निफिकेंट, तो आप बोलोगे ये जो होटल आपने रेंट पे दिया वो आईपी है। लेकिन इफ द सर्विस आर सिग्निफिकेंट, जैसे आदेश ने होटल तो दिया, होटल के साथ सारी सर्विस, कुकिंग, सिक्योरिटी, रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, बाकी जितनी भी सर्विस है सब दी, तो ऐसे केस में मैं बोलूं आदेश ने होटल रेंट पे दिया ही नहीं, खुद ही चला रहा है वो, क्योंकि होटल भी उसका, सर्विस भी उसकी, तो ऐसे केस में वो बोलेगा पूरा प्रॉपर्टी आईपी है ही नहीं, पूरा प्रॉपर्टी पीपी मानना, खत्म, बराबर, क्या सिंपल। उसके बाद आएगा अपना अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स मतलब पेरेंट सब्सिडरी की बात करता है, सपोज पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट पे प्रॉपर्टी दिया, तो एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट के, एसएफएस मतलब पेरेंट के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आईपी रहेगा, लेकिन सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं अल्टीमेटली सीएफएस का मतलब पेरेंट सब्सिडी दोनों मिलाकर, तो जब पेरेंट देता है सब्सिडी को रेंट पे, तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली सब्सिडी उसको यूज ही कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो ग्रुप में यूज ही हो रही है, तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आईपी नहीं, आप उसको क्या बोलोगे, पीपीई, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आईपी बोल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, क्लियर है क्या वाला पार्ट? यस, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है 8th पॉइंट, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप क्या किसी और इंडेक्स से 40 में आ सकते हो क्या, या 40 से किसी और इंडेक्स में जा सकते हो क्या? द आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हो। हम ऐसा कब कर सकते हैं? सबसे पहले सिर्फ अपने सोचने से, सपोज आप पहले रेंट पे देके रखे थे, अब सोच रहे हो कि यूज करना शुरू करूंगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। ओनली मैनेजमेंट इंटेंशन डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस, लेकिन इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज, सपोज आप पहले रेंट पे दे रहे थे, अब आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, अगर ऐसा किया आपने, इफ देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज, तो आप ऐसे इंडेक्स में ट्रांसफर कर सकते हो। अब ऐसे कौन से इंडेक्स में ट्रांसफर हो सकता है? 40 से 60 में जा सकते हो, 40 से 2 में जा सकते हो, 16 से 40 में आ सकते हो, 2 से 40 में आ सकते हो। अब ये 4 सिनेरियो हो गए। अब यहां कभी भी आप ट्रांसफर करोगे, बराबर, तो कैरिंग अमाउंट विल नॉट चेंज। सर इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास पीपी था, लाइफ 10 ईयर्स, 3 साल आपने इसको यूज करा, तो डेप्रिशिएट क्या, 3 लाख रुपया, कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 7 लाख। अब आप बोलते हो कि ये पीपी नहीं, अभी आईपी बना रहा हूं मैं 3 साल के बाद, तो ये 7 लाख आईपी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, सिंपल, बराबर। मतलब जब आप ऐसे इस इंडेक्स से इस इंडेक्स में जाओगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिस दिन पे आप ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन पे जो इसकी वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू बन जाएगी, एकदम सिंपल। उसके बाद है डी रिकग्निशन। आप कभी भी 40 वाला एसेट को बाहर कब करोगे, वही सेम चीज है 16 जैसा, बस खत्म हो गया। समरी वगैरह तब पढ़ना जब अपना पूरा एक बार एफआर पढ़ के हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ अपना 40 का सारा कंसेप्ट हो जाता है खत्म। कंसेप्ट पे रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, चलते चलते। तो हम क्या करेंगे, इसके फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ, आओ मोदी जी, आओ आओ। तो हम क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे ये वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 9। एलडीआर क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से प्रस्तुत किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या बोलता है सुनना।
हमको बोलता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, लैंड थी और रेंट पे दे रखा था, तो आईपी थी, आईपी था तो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट, ठीक है, तो 2 करोड़ पे दिख रही थी। वो 1 अप्रैल से जब मार के आता है 30 सितंबर को। अब एक तो लैंड है तो लैंड डेप्रिशिएट होता नहीं है। अच्छा मैं बता दूं आईपी भी डेप्रिशिएट होती है। आईपी अगर बिल्डिंग है तो इट विल बी डेप्रिशिएटेड, आईपी अगर लैंड है तो डेप्रिशिएशन मत चार्ज करना। इस केस में लैंड थी तो 1 अप्रैल 11 से जब आप जब मार के आते हो 30 सितंबर 15 पे, तो यू विल नॉट डेप्रिशिएट, और क्योंकि मॉडल कॉस्ट ही है तो 2 करोड़ पे रहेगा। अब बोलता है कि 30 सितंबर को हम 40 को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और हम इंडेस 2 में जा रहे हैं। तो जब आप जाओगे ऐसा ट्रांसफर करोगे 40 से 2 में, तो कौन से वैल्यू पे जाओगे? 2 करोड़ पे जाओगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए फेयर वैल्यू दिया हुआ है प्रॉपर्टी का, फेयर वैल्यू इन इंडेस 40 इज यूज्ड ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ठीक है। चलो तो आप 30 सितंबर को चले गए 40 से 2 में, ओके। अब हम जब 2 में गए तो हमने उस पर और खर्चे किए, डायरेक्ट खर्चे किए, क्योंकि हमको इसको सेलेबल फ्लैट्स में कन्वर्ट करना था। तो 60 लाख का हमने खर्चा किया, तो ये खर्चा हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, बराबर। तो 2 CR उसमें कैपिटलाइज का 60 लाख, तो कितना हो गया? 2.6 CR। मैं आपको दिखाता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, रुको। 2.6 CR आपका वैल्यू हो जाएगा इंडेस 2 के अंदर। अब इंडेस 2 के अंदर ये देखो 2.6 CR ईयर एंड पे हो गया इंडेस 2 के अंदर। पहले अपन 40 से 2 में आए 2 CR पे, फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एक्स्ट्रा इंकर किया, इन्वेंट्री आपके 2.6 CR की हो गई। अब कोई भी ईयर एंड पे आप इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हो? कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट तो मिल गई, एनआरवी क्या होगी इस केस में? एनआरवी होगी WIP की अप्लाई करेगी। अगर इंडेस 2 पर रखा तो बेटर समझेगा, नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, और WIP वाले केस में इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इतना है, तो एनआरवी 4.6 है। ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को हम 10 फ्लैट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस आपको 50 लाख पर फ्लैट की दी थी, तो 10 फ्लैट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 5 CR मिलेगा, 4.6 CR एनआरवी मिलेगी, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, ध्यान रखना। अच्छा इसमें एक और चीज में कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना सर हम तो 40 से 2 में 2 CR पे जाना चाहिए था, 2.6 कैसे आया? अरे हम 2 CR पे गए, वो 60 लाख हमने बाद में जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंकर किया वो है, बाद में कैपिटलाइज किया, ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपको करके जाना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ए और एक बिल्डिंग बी, दोनों की दोनों आईपी है, ठीक है। तो अपने को बिल्डिंग ए का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कब खरीदा कब बेचा, बिल्डिंग बेचा नहीं सॉरी, कब खरीदा और आज के टाइम पे उसकी वैल्यू पूछी है। तो अपन ने परचेज किया था ऑन वो बोलता है इसकी लाइफ 20 ईयर्स थी, हमने इसको परचेज किया था, कभी तो परचेज किया था, आउट ऑफ विच 5 years हैव एक्सपायर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 19 तक 5 साल खत्म हो चुके हैं। ये डेट चेंज करना एडिशन 5 वालों, तुमने मिस्टेक की रहेगी। 19 तक 5 साल बीत चुके हैं, बराबर। तो हमको 31 मार्च 20 का डेटा चाहिए, तो 20 तक कितने साल बीत चुके? 6 साल बीत चुके, बराबर। सिमिलरली बिल्डिंग बी का आपको डेटा दिया हुआ है कि इसको यहां इस दिन पर परचेस किया, 1 साल डिप्रिशिएट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको बहुत सारे खर्चे दिए हुए, ये सद्य जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके अलावा आपको ये बहुत ज्ञानबाजी दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 पेज का है, आधा पेज ज्ञान है। ज्ञान किस चीज का? फेयर वैल्यू निकालने का। अब आईपी वाले केस में फेयर वैल्यू इज ओनली यूज फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, तो बस उसको अपन ने उसी तरीके से प्रेजेंट किया था। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन याद है तो अपन ने ऐसे ही दिखाया था कि ये मेरी बिल्डिंग ए पहले 5 साल डिप्रिशिएट किया, फिर 1 साल और डिप्रिशिएट किया, फिर बिल्डिंग बी 1 साल डिप्रिशिएट किया। अब ध्यान रखना वेन एवर यू प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो डिप्रिसिएशन सिर्फ करंट ईयर का देना होता है, ये डे की तरह पूरा मत दे देना 5 साल का, सिर्फ ये साल का देना करंट ईयर का, बाकी सारे खर्चे इनकम दिखा देना। और बैलेंस शीट में बाकी असेट नॉन करंट असेट के अंदर आईपी आपका दिख जाएगा, बिल्डिंग ए बी जो भी आपकी वैल्यू है। ये देखो मैंने फेयर वैल्यू एंड डिस्क्लोज भी कर दी, मजा आ गया एकदम ही, ठीक है। और मैंने बताया भी था ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा कंसेप्ट भी देकर आ सकते हो, डेफिनेशन लिख दो इंडेक्स 40 का और 3-4 लाइन में इसका मेजरमेंट क्राइटेरिया वगैरह आप लिख सकते हो, मजा आ जाएगा एकदम ही, बराबर। बढ़िया क्वेश्चन, खत्म हो गया ये वाला। उसके बाद MTP RTP पास पेपर वाले क्वेश्चन में आएंगे। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके लिए LDR रहता है। इसमें वही है, 10 माले का बिल्डिंग है, 7 माला अपन यूज कर रहे हैं, 3 माला रेंट पे है, तो क्योंकि फ्लोर्स तो सेपरेबल होता है तो दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे। अब वो उसने वैल्यू दिया हुआ है आपको कि टॉप 3 फ्लोर का वैल्यू 3 करोड़ है, मतलब आईपी का वैल्यू 3 करोड़ है, और नीचे वाले जो 7 फ्लोर है उसका वैल्यू 7 करोड़ है। अब 7 करोड़ में भी थोड़ा लैंड है थोड़ा बिल्डिंग है, तो लैंड डिप्रिशिएट नहीं होगा, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होगा। और बाद में आपको यहां दिया हुआ है फेयर वैल्यू का इन्फॉर्मेशन, आईपी के लिए यूज करेंगे फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ने ना गलती करा, अकाउंटेंट ने गलती करा। वो क्या बोलता है, कंपनी को पीपीई के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करना है तो वो कर सकता है, लेकिन आईपी के लिए इनको फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, क्या वो अलाउड है? द आंसर इज नो, बराबर। तो पहले आपको इस चीज का कंसेप्ट थियरी लिखना पड़ेगा कि भाई ये
क्वेश्चन जो भी है वो गलत सोच रहा है, ऐसा अलाउड नहीं है। हमको पीपी के लिए तो कॉस्ट चल जाएगा, लेकिन आईपी के लिए फेयर वैल्यू नहीं चलता, आईपी के लिए आपको कॉस्ट यूज करना पड़ेगा। तो बाकी हमने सब लैंड का बाइफर्केशन वगैरह दिया, मेजरमेंट वगैरह किया, और आईपी में जो भी फेयर वैल्यू अलॉट हुई उसको आपने यूज किया ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, उस क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये दिल के मेरे बहुत करीब क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, चुम्मा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपका 16 और 40 दोनों कवर करता है। क्या बोलता है सुनना। 3 प्रॉपर्टी थी, 2 फैक्ट्री, 1 लेट आउट बिल्डिंग। वो बोलता है आईपी है, वो बोलता है तीनों पीपी है, गलत, एक आईपी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस पे कॉस्ट यूज करना है, इस पे रीवैल्यूएशन यूज करना है, ये भी नहीं चलेगा। पता है क्यों? दोनों फैक्ट्री है, सेम क्लास सेम मॉडल लगना चाहिए। तीसरा, वो बोलता है आईपी के लिए रीवैल्यूएशन नहीं चलेगा, आईपी में सिर्फ कॉस्ट चलता है। आगे और मिस्टेक दी हुई है कि कंपनी ने क्या किया, तीनों प्रॉपर्टी को पीपी बोला, गलत। कंपनी ने डिप्रिशिएट किया नहीं तीनों प्रॉपर्टी को, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू ज्यादा है, ऐसा कुछ भी डिप्रिशिएट होता ही है, बराबर। उसके अलावा अगर कुछ गेन आता है तो कंपनी पीएनएल में बुक कर रहा है, ए रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई एनआर में जाना चाहिए इन केस ऑफ पीपी, ध्यान रखना, वो एस्ट्रैक्ट बना के दो। तो अब इस केस में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होता है। केस 1 अज्यूमिंग कि आप दोनों पीपी पे कॉस्ट मॉडल यूज करने वाले और आईपी पे कॉस्ट यूज करने वाले हो, और केस 2 जब आप दोनों पीपी पे रीवैल्यूएशन यूज करोगे और आईपी पे कॉस्ट यूज करोगे, क्योंकि पीपी में सेम क्लास सेम मॉडल चाहिए ना आपको। और क्वेश्चन करने के पहले मैंने आपको बताया थियरी लिख देना, 16 में क्या क्या लिखोगे मैंने आपको सब बताया था, 40 में क्या क्या लिखोगे सब बताया था, और बस आपको तीनों प्रॉपर्टी को ऐसे मेजर करके बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना। सिमिलरली रीवैल्यूएशन के अंदर भी आप तीनों प्रॉपर्टी को मेजर करके जो भी अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंट करना है। गलती देखनी है, कंसेप्ट लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद अपना आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या बोलता है, हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसमें बताया भाई इतना खर्चा क्या कैपिटलाइज, ये खर्चा क्या कैपिटलाइज, ये खर्चा क्या कैपिटलाइज, ये भी कैपिटलाइज। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या, लेकिन 60,000 रिकवरेबल रिफंडेबल टैक्सेस है, वो कैपिटलाइज नहीं करते, तो नेट 9.4 ही कैपिटलाइज करेंगे। एड नॉर्मल खर्चा कैपिटलाइज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नॉर्मल है इसलिए। अब वो बोलता है ये बनी 2 माले की बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब बोलता है ग्राउंड फ्लोर हमने सब्सिडरी को रेंट पे दिया और फर्स्ट फ्लोर खुद ही यूज कर रहे हैं। अब वो बोलता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करो, सीएफएस एसएफएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लफड़ा ग्राउंड फ्लोर का ही है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दिया है, ठीक है। तो मैंने इधर सिंपल सा आपको बाइफिकेशन दिया, पहले तो आपने अमाउंट निकाल लिया, फिर बाइफिकेशन कैसा दिया, दोनों फ्लोर में पैसा बांट दिया 50-50। अब एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड फ्लोर भाड़े पे दिया है तो आईपी, फर्स्ट फ्लोर तो अपन यूज ही कर रहे हैं तो पीपी। सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि भाड़े पे अपने ही सब्सिडरी को दिया है तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्राउंड फ्लोर भी पीपी बन गया क्योंकि अपने सब्सिडरी के पास ही है, और फर्स्ट फ्लोर तो वैसे भी पीपी ही था, खत्म। एकदम सिंप्लीफाइड में आपने कंप्लीट कर लिया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एक बात बोलूं क्या, उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद हुआ ऐसे सर से ऐसे चुनरी और ऐसे सरक गया भाई साहब, सरक गया है, हो गया डन डन डन, गो गॉन, सरक सरक सरक, सब हो गया, मजा आ गया भाई साहब, एकदम ही फील आ गई। तो इसलिए तो हम कहते #FRVTK 45 मिनट्स में दोनों इंडियाज कंप्लीट, ठीक है। तो ये अपना हो गया। उसके अलावा बस बाकी बढ़िया है। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आए तो बता देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रिवीजन देखो, सब्सक्राइब नहीं किया पाप लगेगा भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ दिक्कत है एफआर में तो अपनी बैच है bbvirtual.com से ही खरीदना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, आई होप आपको रिवीजन पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिताली, थैंक यू दृष्टि, थैंक यू राघव, थैंक यू साक्षी, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।